नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम कानून की आवाज़ में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद जो मज़लूमीन हैं, जो कमज़ोर हैं और जो ज़रूरतमंद है, उन्हें उनके हुकूक़ से वाकिफ़ करवाना है। ख़ास तौर पर जो मुस्लिम अक़लियत है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह उनसे के साथ सलूक किया जाता है, किस तरह उनका इस्तेहसाल किया जाता है और किस तरह उनसे तासुब और जानिबदारी बरती जाती है। तो बहरहाल मुस्लिम ख़वातीन हों या मर्द हों, उन्हें उनके कानूनी हुकूक़ से, उनके दस्तूरी हुकूक़ से वाकिफ़ करवाने का मकसद ही लेकर हम आपके सामने पेश हुए हैं। और इस सिलसिले में हमारे न सिर्फ रियासत बल्कि मुल्क की एक मुमताज़ एडवोकेट हैं, कानूनदां हैं। और आपको बता दूं कि मेरी मुराद है फैज़ानी हुसैन से। और फैज़ानी हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट जो है 25 साल तक सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस की है, तजुर्बा रखती हैं। और ख़ास तौर पर 9 साल तक वो दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस की प्रोसिक्यूटर भी रह चुकी हैं। और चाहे वो फौजदारी मुकदमात हों या फिर दीवानी मुकदमात हो, वो बड़े अच्छे अंदाज में लड़ती भी हैं और कामयाब भी होती हैं। तो बहरहाल हैदराबाद के जो क्रिमिनल कोर्ट है, कोकटपल्ली क्रिमिनल कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, सिटी सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट है, उसमें भी ये अपने मौकिल जो होते हैं उनकी पैरवी करती हैं और उन्हें कामयाबी दिलाती हैं, उनका हक दिलाने की कोशिश करती हैं। तो बहरहाल आज हम जो पहला जो हमारा मौजू है वो है मेंटेनेंस, यानी नानो नफ़क़ा। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आजकल जो तलाक़ के वाक़यात पेश आ रहे हैं, मियाँ बीवी में झगड़े, अलहदगी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, उसमें इस्लाम जो है ख़वातीन के किस तरह हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है और कैसे उनके लिए नानो नफ़क़े का यानी मेंटेनेंस का हक़ देता है, इस पर बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी, पहला जो सवाल है वो आप देखिए मेंटेनेंस से मुताल्लिक़ है। मेंटेनेंस की जब बात आती है यानी नानो नफ़क़े की जब बात आती है तो हमारा CRPC का जो सेक्शन है वो है 125। तो उस बारे में आप रोशनी डालें। देखिए 125 CRPC जो था वो पहले CRPC था। अब तो हम लोग सब जानते हैं कि उसकी जगह नया एक्ट आ गया, BNSS एमेंड होके आ गया, चेंज होके आ गया। उसमें जो नया सेक्शन है वो औरतों को हम बताना चाहेंगे कि दैट इज 144। अब उनको एप्लीकेशन अगर मेंटेनेंस वाली डालनी है तो 144 BNSS में डालनी होगी, है ना। कोर्ट में किसी भी कंसर्न मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में वो डाल सकती हैं, फैमिली कोर्ट में डाल सकती हैं, ठीक है। सो अब उस पहले क्या था कि शरीयत लॉ में जो था, देखिए इतना प्रोवाइडेड था, हम लोग को सिर्फ इतनी फैसिलिटी मुस्लिम वुमेन को मिली हुई थी कि अगर उनका तलाक होता है तो उनका जो भी मेहर अमाउंट है शोहर उनको अदा करेगा और साथ में जो है इद्दत के पीरियड के लिए कुछ लिमिटेड खर्चा पानी दे देगा। अब क्या होता है ना कि औरत बेचारी बेसहारा हो गई तलाक के बाद में, 2 बच्चे भी उसको पालने हैं, इद्दत का पीरियड 3 महीने में खत्म हो गया है ना। उसके बाद बेचारी कैसे सर्वाइव करे, कहाँ से बच्चे पाले, कैसे क्या करे। कुछ लोगों को तो उनके फैमिलीज जो हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन सपोर्ट कर देते हैं, बट हर किसी को नहीं करते हैं। मोस्टली उनको बहुत दिक्कतें आती हैं फाइनेंशियली। सो इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स आ गए हैं और उन्होंने जो है 125 CRPC जो कि 144 BNSS है, क्लियरली कह दिया है। अभी जस्टिस BV नागरत्ना का जजमेंट आया है। सो और वो इत्तेफाक से तेलंगाना का ही जजमेंट है, अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना जो सुप्रीम कोर्ट में गया है, उसमें क्लियर कट जस्टिस BV नागरत्ना ने होल्ड कर दिया है कि 144 145 CRPC जो है इक्वली एप्लीकेबल होगा मुस्लिम वुमेन के ऊपर भी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जब तक उनकी दूसरी शादी नहीं हो जाती है, अगर इनकेस वो दूसरी शादी करती हैं तब तक उनको मेंटेनेंस हस्बैंड को देना ही देना होगा। और अगर इनकेस दूसरी शादी नहीं करती हैं तो होल लाइफ जब तक वो जिंदा है तब तक हस्बैंड को उनको मेंटेनेंस अमाउंट देना होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह के CRPC 1973 की सेक्शन 125 की हमने बात की थी, जो आपने बताया कि BNSS 144 हो गया है, तो उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि जो मुस्लिम ख़वातीन हैं या कोई भी खातून हो तो वो इंटरिम के साथ साथ या फिर परमानेंट जो है मेंटेनेंस हासिल करने की मुस्तहिक़ है। तो ये मेंटेनेंस जो है इंटरिम और परमानेंट, उसके बारे में बताइए। देखिए इंटरिम मेंटेनेंस ये होता है कि जैसे वुमेन जो होती है जब वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस कर रही होती है, अप्लाई करती है फैमिली कोर्ट में, एप्लीकेशन डालती है, पिटीशन डालती है, तो कोर्ट इमीडिएट तौर पे भी इंटरिम मेंटेनेंस 3 महीने में ही फटाफट उनके एप्लीकेशन उनको डिस्पोज करने के डायरेक्शन से जो उनको कहना होता है कि भाई आप 15,000 या 10,000 रुपये पर मंथ इनको दें। परमानेंट मेंटेनेंस ये होती है कि जिस डेट से आपने एप्लीकेशन फाइल करी है प्लस जिस डेट को आपकी पिटीशन डिस्पोज ऑफ हुई है, पिटीशन इमीडिएट तो डिस्पोज ऑफ नहीं होती, नॉर्मली 3 साल 4 साल लगते ही हैं। सो उस डेट से लेके उस तक प्लस उसमें 12% 16% इंटरेस्ट ऐड करके फिर कोर्ट आपको डायरेक्ट करती है कि इतना मेंटेनेंस हस्बैंड को एरियर्स के साथ में पर मंथ और जब तक इनकी दूसरी शादी नहीं हो जाती या जब तक ये जीवित है तब तक देना पड़ेगा।
सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरिम मेंटेनेंस एंड परमानेंट मेंटेनेंस। अच्छा चलिए, एक खातून की बात होती है, लड़ाई झगड़ा होता है या डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत करते हुए वो शौहर से तलाक ले लेती है या अलहदगी इख्तियार करती है, तो ये कहा जा रहा है कि जो मेंटेनेंस की बात है, मेंटेनेंस उसे दिया जाता है, लेकिन हालिया अरसे के दौरान एक फैसला आया है जिसमें ये कहा गया कि जो नेट सैलरी है शौहर की, उसका 25% वो दे सकता है। जी बिल्कुल, इसमें देखिए 2017 में कल्याण दे चौधरी वर्सेस रीता दे चौधरी, इनका जजमेंट आया था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर करा था कि क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा उठता था कि व्हाट इज द रीजनेबल अमाउंट, एक रीजनेबल अमाउंट क्या औरत को मेंटेनेंस के तौर पे मिलना चाहिए शोहर की तरफ से, क्योंकि शोहर जो है अक्सर जो है अपने आप को अनएम्प्लॉयड, जॉबलेस ऐसा कोर्ट में वो दिखा देते हैं कि मैं तो कोई नौकरी नहीं कर रहा, मुझे नौकरी मिल नहीं रही है। अब उसमें कोर्ट भी कंफ्यूज हो जाती थी कि क्या मेंटेनेंस बांधे, तो इसलिए जो है कोर्ट ने कह दिया है, उसमें 2 जजमेंट्स आए हैं। पहले तो 2017 में आया जिसमें कि कोर्ट ने कह दिया है कि 25% ऑफ द इनकम ऑफ द हस्बैंड, अगर वो बिजनेसमैन है तो इनकम हो गई, अगर सैलरीड है तो सैलरी हो गई, 25% ऑफ दैट वुड बी जो है वो ख्वातीनों को, औरतों को दिया जाएगा, है ना। जी जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा कि जस्ट एंड प्रॉपर भी करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जस्ट एंड प्रॉपर इसीलिए करार दिया है क्योंकि 24% उनको लगा कि मान लीजिए हस्बैंड की सैलरी 1 लाख है ना, तो उसमें से 25% उनको दिला दी गई हस्बैंड वाइफ को, तो उसमें से कुछ तो उनका गुजारा भत्ता हो जाएगा। दूसरा जो 2020 में इंदु मल्होत्रा का, जस्टिस इंदु मल्होत्रा का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जिसकी कॉपी भी आज हम लेकर आए हैं, आई शो यू दैट। सो उसमें जो है जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने क्लियर कट गाइडलाइंस ले डाउन करी हैं 9 पॉइंट्स की, एंड वो उसमें एक बहुत बैलेंस अप्रोच रखा है, हस्बैंड्स और वाइफ दोनों के फेवर में है वो, है ना, सो दैट कोर्ट दोनों को बहुत बैलेंस ट्रीट कर सके और ना ही हस्बैंड को ये फील हो कि मुझे मेरे साथ इंजस्टिस हो रहा है, मुझसे बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। क्योंकि देखिए दोनों साइड के सिनेरियो होते हैं, कभी कभी वाइफ जो होती हैं उनका स्टेटस इतना नहीं होता है, वो मांग लेती है कि हस्बैंड मुझे 10 लाख रुपए महीना दे, है ना, तो वो एक हस्बैंड पे अत्याचार हो जाता है, जाती हो जाती है। ऑन द कंट्रारी अगर जो हस्बैंड जो होता है मान लीजिए सैलरी कमा रहा है 50 लाख पर मंथ की, या उसकी आमदनी है 50 लाख पर मंथ की, और वो कोर्ट को दिखाता है मेरी इनकम तो मुश्किल से 10,000-25,000 रुपए महीना है, तो वो वाइफ पे जाती हो जाती है कि अब इसमें कैसे मेंटेनेंस डिसाइड करें। इसीलिए ये रजनीश वर्सेस नेहा का 2020 का जो जजमेंट इंदु मल्होत्रा का, इसमें गाइडलाइंस ले डाउन करी है एफिडेविट दाखिल करने की, कि हस्बैंड और वाइफ दोनों फैमिली कोर्ट में अपनी एफिडेविट दाखिल करेंगे मेंटेनेंस मांगते समय या फिर डिवोर्स लेते समय, दोनों पिटीशंस में आप इसे फाइल कर सकते हैं। एफिडेविट में दोनों पार्टीज को अपना 3-3 साल का जो है बैंक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, जो भी आपके बैंक स्टेटमेंट्स है। अगर वाइफ अर्निंग नहीं है, उसकी कोई बैंक अकाउंट नहीं खुला है, सो वो जो है उसमें नील भर सकती हैं एफिडेविट में। अगर जो हस्बैंड है उनको अपना सैलरी प्रूफ देना होगा 3 साल का और 3 महीने का, और ITR जो है 3 साल को देना होगा, ठीक है। दोनों के पास में अगर कोई एसेट्स है उसमें एसेट्स का कॉलम है, अगर कोई एसेट्स है आपके पास में कोई प्रॉपर्टी है या आपके पास में कोई प्रॉपर्टी है, आपको वो मेंशन करना पड़ेगा एड्रेस के साथ में, ठीक है, या उसकी वैल्यूएशन जो भी है। अगर शेयरिंग उसमें है तो वो भी क्लियर आपको, यहाँ तक कि इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों, अगर कार भी आपके पास 2-3 है तो वो भी मेंशन करनी पड़ेगी, यानी मनखुला है गैर मनखुला कहा जाता है जी, तो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों उसमें मेंशन करनी पड़ेंगे। अब आ गया वाइफ के ऊपर कि उसको अब कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी, बेचारी वाइफ मांग रही है मान लीजिए 50,000 रुपए महीना, लेकिन हाउ टू मतलब उनको बिलीव कैसे करें ना, उनके लिए मुश्किल आ जाती है प्रूफ करना कि हाँ भाई 50,000 का हमारा खर्चा लगता है, मैं 2 बच्चे भी तो साथ में पाल रही हूँ, है ना। सो कोर्ट इसीलिए उसमें एफिडेविट में जो वाइफ है मान लीजिए किराए के घर में रह रही है तो उनको रेंट डीड दाखिल करनी होगी, 2 बच्चे पाल रही हैं या 1 बच्चा पाल रही है, जितने भी बच्चे हों उनके वो पाल रही हैं, उनकी स्कूल फीस की रसीद लगानी होगी प्रूफ के तौर पर, उनकी ट्यूशन फीस की रसीद लगानी होगी प्रूफ के तौर पर। अगर वो कैब से जाते हैं स्कूल तो जो बस सर्विस है उसको जिस भी तरीके से वो पेमेंट करती हैं, पेटीएम है, जीपे वगैरह, तो उसका स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगा दें तो वो होगा, है ना, वो एक प्रूफ हो जाएगा। प्लस बच्चा अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी शाम को अगर सीख रहा है, आजकल बच्चे एक्टिव हो गए हैं, जनरेशन आगे बढ़ गई है, सो उसका भी अगर वो कुछ पेमेंट जाता है वो भी साथ में लगाएंगे, उसके लिए मनाही नहीं है कि हस्बैंड उसको मेंटेन नहीं करेगा, ठीक है। अब वो टोटल लगा के इधर आ गया मान लीजिए 50,000, ये सारी रसीदें लगा के, और वाइफ के ऊपर और कोई लायबिलिटी या उनको कोई डिजीज है, सिकनेस है, तो वो उसके मेडिकल भी लगा सकती हैं साथ में, हाँ, कि उनको मेडिकल के भी खर्चा पानी साथ में जब तक वो जीवित है देना पड़ेगा।
जी, जब तक जीवित है, जब तक दूसरी शादी करे तक। हाँ, दोनों पॉइंट्स हैं। अच्छा। या तो अगर दूसरी शादी कर ली तो नहीं मिलेगा, जब तक अगर दूसरी शादी नहीं हुई उनकी और वो जीवित हैं तो उनको हस्बैंड को लाजमी मेंटेन करना इवन आफ्टर डिवोर्स, तलाक के बाद भी। जी, एक सवाल ये पैदा होता है, जैसा कि हमने दूसरी शादी की बात की है, कोई खातून दूसरी शादी करती है तो फिर वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं रहती, लेकिन उस खातून के जो 2 बच्चे हैं और वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो क्या करेंगे बेचारे? जी, उनके लिए अभी तो ये रजनेश वर्सेस नेहा का थोड़ा सा जो हस्बैंड के फेवर में कहा गया है उनका भी हम कह देते हैं, है ना, कि हस्बैंड को ये इजी हो जाता है ना कि वाइफ अगर जैसे 10-20 लाख रुपए मेंटेनेंस या अमाउंट टोटल मांग रही हैं और हस्बैंड की बेचारे की सैलरी 1 लाख ही है तो वो इतना कहाँ से देख पाएगा, है ना। तो बहुत सारे हस्बैंड्स जो लड़के हैं आजकल तो उनको भी जो है वो बहुत एग्री फील करते हैं कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमारे लिए कोई कानून नहीं है, तो दिस जजमेंट हेल्प्स। और उसमें जो है जब वो अपनी सैलरी प्रूफ लगाएंगे 3 महीने का या ITR 3 महीने का लगाएंगे तो कोर्ट को उनकी एक्चुअल इनकम पता चल जाती है, ठीक है। तो अब अगर सैलरी उनकी 70, 75, 80 हज़ार ही है तो उस हिसाब से जो है वो 25% इनको डिसाइड करके दे सकती हैं। दिस इज 1 पॉइंट। अब आते हैं कि बच्चों का, है ना, मान लीजिए बीवी दूसरी शादी कर लेती हैं, बच्चों का जो है पालन पोषण कौन करेगा। सो इसके लिए जो है ये अभी जजमेंट आया है, ये जजमेंट है 10 दिसंबर 2024 का, आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। प्रवीण कुमार जैन वर्सेस अंजू जैन, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वैसे तो ये HMM हिंदू मैरिज एक्ट में जजमेंट आया बट यूनिफॉर्मली सब में एप्लीकेबल हो जाएगा सभी वुमेन और बच्चों पे। क्या होता था पहले कि सिर्फ 18 साल तक बच्चों को मेंटेनेंस मिलता था हस्बैंड की तरफ से कि फादर हैं तो आप 18 साल के जब तक मेजर नहीं हो जाते, बालिग नहीं हो जाते, तब तक वो आपको मेंटेनेंस अमाउंट देंगे। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, न्यू रूलिंग आई है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिलीफ बच्चों को फेवर में दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि बच्चा जब तक 26 साल का नहीं हो जाएगा तब तक आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हम ये देखते हैं 18 साल पे तो बच्चा कॉलेज फिनिश करके निकलता है, ठीक है। उसके बाद जो है उसको कोई प्रोफेशनल कोर्स या प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ती है, उसके बाद बेचारे को कहीं मार्केट में आजकल वैसी नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, तब कहीं जाके फिर वो जॉब उसको मिल पाती है बामुश्किल। तो ऐसा करते करते 25-26 साल का बच्चा हो जाता है, ठीक है। तो उसको तब तक जो है जब तक उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी 25 साल तक नहीं हो जाती है तब तक फादर को मेंटेनेंस उसको देना होगा। दिस इज व्हाट द ये जजमेंट ये कहता है। अगर लड़की है तो उनकी शादी का फिर खर्चा पानी देना पड़ेगा। हालांकि ऐसा जजमेंट में नहीं लिखा बट दैट इज स्टैंडर्ड डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि बेटियों की शादी का खर्चा पानी हस्बैंड्स को देना होगा। जी। आपने एक दौरान गुफ्तगू एक बात कही है कि जो खवातीन जो है बेचारी होती हैं, तो क्या आपको मर्द हजरात बेचारे नहीं लगते, शौहर हजरात बेचारे नहीं लगते? क्योंकि कई ऐसे वाक़यात हैं जिसमें शौहरों पर जुल्म भी किया गया है, ऐसे भी वाक़यात आए हैं। जी बिल्कुल, आपके पास ऐसे केसेस आते हैं? दोनों तरफ से आते हैं। हस्बैंड्स भी बहुत ज़्यादा, देखिए ऐसा नहीं है कि हस्बैंड्स अगर रोते नहीं है, औरतें तो कोर्ट में आती हैं तो नॉर्मली हम देखते हैं कि वो आंसुओं से रोने लगती हैं, कोर्ट उनकी तरफ सिंपैथाइज हो जाती है ना। बट हस्बैंड अगर आंसू नहीं निकाल रहे तो ऐसा नहीं कि उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना। उनको भी मेंटल ट्रॉमा होता है, उनको भी हैरासमेंट होता है और कहा जाता है कि उनके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो औरतों से कम होती है, वो अंदर से ज़्यादा इमोशनली वीक होते हैं, बेसिकली इतने नहीं स्ट्रॉन्ग होते हैं जितना औरत सहन कर लेती है डिफिकल्टी से, है ना। सो इसीलिए जो है अब देखिए चेंजेस तो आ रहे हैं। अभी तक देखा जाए तो 498A का भी जैसे है उसमें भी रिफॉर्म्स ला दिए गए हैं, जजमेंट्स आ गए हैं, रूलिंग्स आ गई हैं कि जहाँ पर जो है एविडेंस नहीं है कि हाँ कोई ग्रेव इंसिडेंट का, कि सपोज जैसे बहुत ज़्यादा जाति करी कि मिट्टी के तेल डाल के जलाया इस तरह वगैरह से, तो वो अरेस्ट का बनता है। नहीं तो हस्बैंड या उसके घर वालों को किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे विदाउट द प्रायर सैंक्शन ऑफ द DCP। ये सुप्रीम कोर्ट के क्लियर कट डायरेक्शन है। और जहाँ तक मेंटेनेंस अमाउंट का आ गया है तो 25% ऑफ द सैलरी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया है तो आई थिंक ये जस्टिफिकेशन है हस्बैंड के फेवर में। बट प्रॉब्लम ये है जो यहाँ है, स्पेशली दिल्ली में, तो आई हैव सीन कि हाँ जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है जैसे ही आते हैं नेक्स्ट डे से ही क्लियर कट जो है कोर्ट्स में, फैमिली कोर्ट्स में फॉलो अप हो जाना शुरू हो जाते हैं, हाई कोर्ट्स में भी फॉलो अप होना शुरू हो जाते हैं, उसी गाइडलाइंस पे जजमेंट्स पास ऑन होते हैं। लेकिन हैदराबाद हाई कोर्ट में ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे फैमिली कोर्ट्स में हम यहाँ पे अपीयर हुए तो कुछ एक फैमिली कोर्ट्स, आई वुड नॉट नेम, बट ऐसे हैं कि वो रजनेश वर्सेस नेहा या सुप्रीम कोर्ट के जो और गाइडलाइंस हैं उनको नहीं स्ट्रिक्टली मतलब फॉलो करके जजमेंट पास कर रहे हैं, और ऐसा शायद दूसरे स्टेट्स में भी हो रहा। तो ये आपके काउंसिल्स पे, उन पे लाजमी ये ड्यूटी है कि वो जो जजमेंट्स है, रूलिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं वो कोर्ट के सामने प्लेस करें और फिर उस बिना पे जो है फैसले करने की रिक्वेस्ट करें।
अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस की बात जब होती है, सेक्शन 498 बहुत ज़्यादा उसका गलत इस्तेमाल किया गया, ये कहा गया, फिर बाद में कुछ उसमें अमेंडमेंट्स भी लाए गए कि मर्दों को बचाने के लिए। जी। लेकिन आपके पास जो केसेस आते हैं, तो आप बताइए, पूरी दयानतदारी के साथ बताइए कि जुल्म कौन करता है, या खातून करती है या शौहर करता है ज़्यादातर? देखिए ऑनेस्टली बताना है आपको। जी देखिए ऑनेस्टली तो हम ये देखेंगे कि जैसे ही मियाँ बीवी अलग होते हैं, है ना, हस्बैंड घर छोड़ के चला गया या वाइफ को निकाल दिया, ठीक है, तो वाइफ जब अपने घर वालों के साथ जाती है तो मोस्टली उसके जो फैमिली वाले होते हैं वो तो कम, वो तो एक बेचारी की हालत में होती है, लेकिन वो उसको ज़्यादा एग्रेवेट कर देते हैं, भर देते हैं, है ना, प्रोवोक कर देते हैं कि अब चलो भाई, अकेली तो वो थाने जाएगी नहीं, 498 FIR लिखाने, तो अपने भाई, फादर, मदर, सिस्टर किसी के साथ जाती हैं, फिर वो इतना सारा खानदान भर मिल के ना कि अब उसको सबक सिखाते हैं हस्बैंड को, तो वो उनको इतना प्रोवोक कर देते हैं, इतना भर देते हैं कि वो ईगो में आके FIR में हस्बैंड तो छोड़े, उनके चाचा चाची, मामा मामी, मतलब पूरे खानदान भर का नाम उसमें ले डालते हैं, ठीक है, सभी को फंसाने के लिए। बट अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ गई हैं कि जो हस्बैंड है उनके जितने भी रिश्तेदार हैं या फ्रेंड्स हैं जिनको भी उसमें नामजद भी किया हुआ है, तो पुलिस इस तरह से सीधे नहीं अरेस्ट करेगी जब तक कि उनके अगेंस्ट में बहुत सीरियस एलिगेशन ना पाई जाए। सीरियस एलिगेशन यानी कि जैसे आप समझिए गला दबाने की कोशिश करी, आप समझ लें मिट्टी का तेल डाल के जलाने की कोशिश करी, आप समझ लें कि छुरी मारी, है ना, इस तरह का सीरियस एलिगेशन जो मेडिकल के साथ प्रूव हो पाए, या फिर 498 क्या है कि डाउरी डिमांड के तहत आपको क्रुएल्टी करी गई, है ना, तो आपको वुमेन को अब ये लाजमी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रूव करेंगे कि ये जो क्रुएल्टी, जिस तरह के भी आप एलिगेशंस लगा रहे हैं, जितना FIR में लगा रहे हैं, क्योंकि वो बढ़ा चढ़ा के उसमें लिखती हैं और एक नहीं सबके अगेंस्ट में लिख देती हैं, कम से कम 20-20 बंदे उसमें नामजद कर देती हैं, है ना, पूरे पूरे खानदान को। तो आपको ये प्रूव करना होगा वाइफ वाली साइड को, और वाइफ को कंप्लेनेंट जो की है, फर्स्ट इन्फॉर्मेंट जो इसमें है, तो उसको ये प्रूव करना होगा कि ये क्रुएल्टी शादी के मैट्रिमोनियल पीरियड के दौरान मुझ पे डाउरी डिमांड लेकर ही करी गई है, पहला तो ये, और फिर ये मेडिकल का प्रूफ है, इसके तहत ये प्रूफ होता है कि ये जाति मुझ पे इस तरह से हुई है, तब जाके जो है फिर DCP सैंक्शन कंसर्न जो है DCP वो सैंक्शन देंगे और फिर अरेस्ट होंगे। नहीं तो विदाउट दैट, जब तक DCP सैंक्शन नहीं देगा, बिकॉज DCP सीनियर ऑफिसर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ये सारे एलिगेशंस देख के ही वो सैंक्शन दे पाएंगे। सो विदाउट दैट जो है पुलिस हस्बैंड साइड को नहीं टच कर सकती, नहीं अरेस्ट कर सकती। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक फैज़ानी हुसैन का सवाल है, तो आपको बताना ये ज़रूरी है कि 9 वर्षों तक तो वो दिल्ली पुलिस की पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रही हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करती रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक ख़वातीन पर मज़ालिम का मामला है या शौहरों के मज़लूम होने का मामला है, उसके बारे में तो उन्होंने बहुत ही दयानतदारी से बात भी बताई है। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आज हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो 2 बीवियों का, यानी 2 से 1 से ज़ायद बीवी रखने का जो रिवाज है, उसमें ये कहा जाता है कि मुसलमान सबसे आगे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मुसलमान नहीं, बल्कि जो हमारे दिगर आबनाए वतन हैं वो उसमें आगे है। तो आप ये बताइए, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर चुकी हैं, तो और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुकी हैं, खुद तेलंगाना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं, फैमिली कोर्ट से अच्छा आपका वास्ता पड़ता रहता है, तो आप ये बताइए कि कसूरवार कौन होता है अक्सर, वजह क्या होती है? ये जो मेंटेनेंस के वाक़यात केसेस होते हैं उसमें वजह क्या होती है, यानी मियाँ बीवी में झगड़े की वजह, रूट कॉज ऑफ या फैमिली फाइट? देखिए कई वजह हो सकती हैं। बहुत बार तो ये होता है कि बीवी जो है अपने मायके बार बार जा रही है ना, अपने मायके वालों के कहे में आ रही हैं, नई नई डिमांड्स रोज हस्बैंड के सामने शुरू कर देती हैं। अब बेचारा थका आ रहा जॉब से आया है, प्लस वो घर में जैसे ही एंटर हो बीवी ने इतनी लंबी लिस्ट चालू कर दी, प्लस शिकायतों की लिस्ट भी कि तुम्हारी माँ ने ये कह दिया, बहन ने ये कह दिया, ये सब भी होता है। तो ये भी झगड़े का कारण हो जाता है। क्योंकि अभी रिसेंटली, अभी लास्ट वीक ही हमने फैमिली कोर्ट में दायर करा डिवोर्स केस, तो उसमें बेसिकली यही था कि हस्बैंड ही इज अ डॉक्टर, एंड जैसे ही वो घर आते थे तो वाइफ जो थी पूरी लंबी FIR तैयार करके बैठी होती थी, तो बजाय उनको चाय पानी पूछने की या कुछ हस्बैंड थका आ रहा घर आया है ना, तो आप एजुकेटेड हो तो उसके साथ 2 घड़ी खुशी से बिताओ, जो कि करना चाहिए, है ना। वो खुद थका आ रहा है, वो अपना स्ट्रेस कहाँ रिलीव करेगा, तो आप उसको सहारा दोगे, आपके उसके साथ बैठोगे, सुख दुख बांटोगे तो बेहतर बनेगा। रादर होता क्या है कि पूरे दिन से वाइफ इतनी भरी होती है कि शोहर आएगा तो शाम को ये कहूंगी, और फिर वो लंबे चौड़े FIR उनको सुना देती है, जिससे हस्बैंड जो है पहले ही स्ट्रेस्ड आउट आ रहा है, आपने और प्रेशर डाल दिया, तो इस तरह से फिर प्रोवोक हो जाता है, फिर आपस में झगड़े बढ़ते हैं, है ना। और वाइफ को ये लगता है अच्छा ये अपने घर वालों की फेवर ले रहा है, तो वो जो है और दुगना फिर थोड़ा
हाई हो जाती हैं, तो इस तरह से दोनों पार्टी बजाय पीछे हटने के और ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं। ये भी कारण होते हैं। कभी कभी ये होता है कि हस्बैंड जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है बाहर रख लेते हैं ऑफिस में, तो उनकी लिव इन गर्लफ्रेंड्स भी हो जाती हैं। कभी कभी नहीं भी होती लिव इन गर्लफ्रेंड्स, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखे हुए, अब वाइफ को पता लग गया तो ये भी झगड़े हो जाते हैं। जहाँ दोनों मियाँ बीवी वर्किंग है, अब दोनों ही थके हारे घर पे आ रहे हैं, तो ये होता है कि घर कौन देखे, है ना, घर कौन संभाले, बच्चे कौन करे, उसमें दोनों एक दूसरे पे ना अभी पिछले साल हमने दिल्ली में जो है एक फैमिली कोर्ट में डिवोर्स मैटर डाला है। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ आईटी में काम करते थे, जी। दोनों फुली स्ट्रेस्ड आउट होते थे। संडे को उनके बीच में झगड़ा हुआ, वैसे तो होते ही रहता था, तो वो कहते हैं सफाई तुम करोगे या खाना तुम बनाओगे, ये एक्चुअल बात आपको बता रहे हैं, आई वुड नॉट नेम द पार्टीज। सो और एक बच्चा कुल मुश्किल से 3 साल की बेटी उनके, है ना, तो अब उस पे जो है एक दूसरे पे डालने लगे, और पहले स्ट्रेस्ड आउट होते हैं क्योंकि हफ्ता भर आईटी की जॉब आप लोग सब जानते हैं कितना स्ट्रेस्ड आउट होती है, हफ्ता भर दोनों ही थके होते हैं। फिर उसमें झगड़ा बढ़ता चला गया, मारा पीटी हो गई, पुलिस आई, फिर वाइफ तो अपने बच्ची को लेके मायके आ गई, लिहाजा यहाँ पर आकर दिल्ली में उसने डिवोर्स केस फाइल करा दिया। सो जो अब दोनों पार्टीज वर्क करने लगी, हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं, तो उनमें पेशेंस खत्म हो गया, ईगो ज़्यादा बढ़ गई है, कोई पार्टी दबना नहीं चाहती है, उनको लगता है हम भी कमा रहे हैं हम देख लेंगे, उनको लगता है हम भी कमा रहे हैं हम भी देख लेंगे। सो इस तरह से जो है फिर सीधे उनको लगता है कोर्ट का रास्ता इख्तियार करो, तलाक लो, अपने अपने रास्ते चलो, फ्री लाइफ गुजारो या मूव ऑन कर जाओ लाइफ में। सो इसके पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है, दोनों चीज़ के। अच्छा, जितनी बातें आपने कही है, आप ये बताइए कि ये मुस्लिम माशरे में ज़्यादा है या हमारे जो हिंदू भाई हैं उनमें ज़्यादा है? देखिए, क्योंकि एक तजुर्बेकार वकील कैसे थे जी जी देखिए, क्योंकि मुस्लिम वुमेन जो है इतनी सारी वर्किंग वुमेन नहीं होती है ना, और नॉन मुस्लिम वुमेन जो होती हैं वो ज़्यादा वर्किंग होती हैं, ठीक है, तो उनके केसेस ज़्यादा आते हैं इन कंपैरिजन टू मुस्लिम वुमेन। मुस्लिम वुमेन के बहुत कम आते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारी तो ये कह के बाहर ही नहीं स्टेप करती हैं, बाहर ही नहीं जाती हैं कि अब मुझे बच्चों के खातिर वो दब जाती हैं, सैक्रिफाइस कर लेती हैं, पेशेंस रख लेती हैं कि अब बच्चों को भी पालना है, अगर घर से छोड़ के निकल गई तो कहाँ रहूंगी, क्या करूंगी, है ना, तो वो सब देख के वो सैक्रिफाइस, वो पेशेंस, वो सब चीज़ उनमें ज़्यादा होती है ना, तो उनके केसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, यही बताइए कि अक्सर जो शौहर होते हैं वो अपने बीवियों को छोड़कर भाग जाते हैं, उन्हें उर्दू में कहा जाता है भगोड़े शौहर, तो क्या उनके भी केसेस आपके पास आए हैं कुछ ऐसे? देखिए, एक केस आया था, उसमें जो था हस्बैंड जो था वो यूएस चला गया था। अच्छा, और उनके ऊपर जो था, फिर क्योंकि आप जब भी कोई पिटीशन डालते हैं कोर्ट के सामने, है ना, चाहे फैमिली कोर्ट हो चाहे क्रिमिनल कोर्ट, आप पिटीशन डालते हैं, सो उसमें जो होता है दूसरे पार्टी को जो सर्विस करनी होती है। अब आपके पास तो लोकल एड्रेस ही है, वो भाग गया यूके यूएस, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जो है जो यूएस एम्बेसी है उसके पास रिक्वेस्ट करेंगे, जाके एप्लीकेशन डालेंगे, सपोज यूएस भाग गया है वो, तो उनके पास एम्बेसी के पास जाके कि भाई ये है, तो पासपोर्ट तो यहीं का लेके वो गए होंगे, इंडियन पासपोर्ट ही लेके गए होंगे, तो इंडियन पासपोर्ट की डिटेल के थ्रू जो है वो एम्बेसी जो है जिस भी कंट्री वो गए हों तो उनकी डिटेल्स वहाँ पे कहाँ रह रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पे वीज़ा लगता है तो उनको देना पड़ता है, किसी भी कंट्री का हो उनको प्रूफ देना पड़ता है कि वो उस कंट्री जाएंगे तो किस जगह रहेंगे, ठीक है, तो वो एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ता है। वहाँ भी जाके अगर वो एड्रेस चेंज करते हैं तो भी उनको प्रोवाइड करना पड़ता है ऑनलाइन जाके एम्बेसी के उस साइट पे कि अब हम यहाँ नहीं यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है वो एम्बेसी के थ्रू आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। एम्बेसी के थ्रू जब मिल जाए तो आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं कि नोटिस इस एड्रेस पे भेजा जाए, वो लोकल एड्रेस पे नहीं रह रहा बिकॉज ही इज एब्सकॉन्डिंग, वो कंट्री छोड़ के जा चुका है। उसमें कोर्ट सर्विस के लिए ये ऑर्डर कराना पड़ता है इसको आपको स्पेसिफिकली कि सर्विस टू बी कंप्लीटेड थ्रू द कंसर्न एम्बेसी। दुबई एम्बेसी है, यूए एम्बेसी है, ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी, यूके एम्बेसी, जो भी है जहाँ भी वो गए हैं, सो कंसर्न एम्बेसी के थ्रू जो है आपको सर्विस कंप्लीट कराना पड़ता है। जी। अच्छा, मेंटेनेंस की जब बात होती है तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो केसेस हैं उसमें अमीर लोग ज़्यादा आ रहे हैं या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोग आते हैं? सबसे ज़्यादा तो हम कहेंगे मिडिल क्लास आ रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा वजह? क्योंकि देखिए अमीर लोग जो होते हैं ना, बहुत अमीर लोग, एक तो उनको अपने रेपुटेशन की बहुत फिक्र रहती है ना, तो वो रैली आते हैं क्योंकि उनको पता है वो बाहर आएंगे फॉरेन मीडिया में आ जाएगा, तो वो नॉर्मली जो है वो अपने अपने काउंसिल्स को बिठा के ऑफ द कोर्ट म्यूचुअल डिवोर्स पे ही फैसला करा लेते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं, है ना, कि भाई तुम मुझे 5 करोड़ दे दो, 1 करोड़ दे दो या 50 लाख दे दो, और इतने में मैं म्यूचुअल कंसर्न डिवोर्स जो होता है जिसमें जो 2 डेट्स में ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो उस पर
फाइल करते हैं कि पहली डेट पे जो है आप अपने अपने दोनों का जो है एग्रीमेंट डीड लगेगी कि ये कंडीशंस पे हम लोगों ने म्यूचुअल कंसेंट पे डिवोर्स लेना चाहते हैं, वो कोर्ट रिकॉर्ड करती है, दूसरी डेट पे जो है डिक्री पास कर देती है, तो वो शॉर्ट प्रोसेस होता है। तो जो रिच लोग होते हैं वो लोग सोचते हैं कि टाइम की वैल्यू है, तो जल्दी डिवोर्स डिक्री पास हो और बदनामी भी ना हो, दोनों बातें हैं, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे वो सेटल कर लेते हैं। जो मिडिल क्लास होते हैं तो हस्बैंड जब चला जाता है तो उनके अंदर भी एंगर होता है कि अब तो मैं इसको फुटी कौड़ी नहीं दूंगा। अच्छा। उसमें औरतें सफर करती हैं, ईगो का मसला है। हाँ, तो अब औरतें सफर करती हैं तो बेचारों के पास कोई रास्ता नहीं है, फिर वो कोर्ट का रास्ता अप्रोच करती हैं कि भाई कोर्ट हमें रिलीफ दिलाएगा, है ना। बिल्कुल अच्छी बात कही है। बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि वकील साहबा ने भी कहा कि ईगो का मसला होता है, तो ये ईगो से अगर ई निकाल लेंगे तो मैं समझता हूँ कि मंजिलें आसान हो जाएगी और गो की बात आएगी। तो बहरहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त भी हो चला है और आपको बता दें कि जब हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा इंशाल्लाह उसमें हम आपको बताएंगे कि मुकदमात में ताख़ीर क्यों होती है, बरसों तक मुकदमात क्यों चलते हैं, ये आपको हम बताएंगे। बहरहाल इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपका भी शुक्रिया।